बायोलॉजी एक्सिस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और पिछले दिनों हमने अब तक 2 एपिसोड आप तक पहुंचाया है। जो सिलेबस चल रहा है वो है BCECE का, इसमें 2 क्लास हो गया है। अगर इससे पीछे का वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप उससे पीछे का वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपको पुरानी बातें जो है इसमें जो पढ़ाया गया है वो सारी चीज़ समझ में आए। तो चलिए हम उसको शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसमें जो टॉपिक था उसमें था मोनेरा। एक मोनेरा पढ़े थे और मोनेरा के अलावा इसमें दूसरा चीज़ जो है जिसको हम लोग देखेंगे आज जो है दूसरा टॉपिक जो है मोनेरा के अलावे प्रोटिस्टा है, एनिमिलिया है, फंजाई है और प्लांटी है। लेकिन सारे चीज़ को देखना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले मोनेरा को शुरुआत कर रहे हैं। मोनेरा ऐसे RH व्हिटेकर ने 5 भागों में क्लासिफिकेशन किया। एक था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था एनिमिलिया, फंगी और प्लांटी। ये कुल 5 भागों का क्लासिफिकेशन पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, जिसमें से हम लोग को अभी जो है वो मोनेरा के बारे में पढ़ना है। मोनेरा के बारे में क्या क्या बातें हैं इसको हम लोग देखेंगे। मोनेरा क्या होता है, हम लोग जिस किंगडम को पढ़ने जा रहे हैं उस किंगडम का नाम है मोनेरा। ये मोनेरा जो है मुख्य रूप से यूनिसेलुलर होता है, मतलब इसके अंदर कोशिकाओं की संख्या की अगर बात करें तो यह एक कोशिका वाला जीव है। मतलब यूँ कहें कि इसके अंदर एक ही कोशिका पाया जाता है। देखने में या कहें कि विजुअल की बात करें तो विजिबिलिटी इसमें जो है नहीं होगी, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और यूनिसेलुलर को नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यूनिसेलुलर की वजह से इसका ये है। दूसरा गुण की बात करेंगे तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नो न्यूक्लियस। नो न्यूक्लियस का मतलब हो गया कि इसके पास केंद्रक आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर न्यूक्लियस का अभाव होता है, इसलिए इसमें केंद्रक देखने को नहीं मिलेगा। 2 चीज़ें हो गया, यूनिसेलुलर और दूसरा हो गया कि इसके पास न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। तीसरा बात अगर हम लोग करते हैं तो यह इसके अंदर DNA एक मटेरियल और दूसरा मटेरियल जो होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दोनों चीज़ से मिलकर बना होता है। एक DNA और दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों की वजह से मिले हुए होने की वजह से इसको हम लोग न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके अंदर ये दोनों चीज़ अवेलेबल होते हैं। कौन कौन चीज़? तो एक DNA और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों की उपस्थिति की वजह से इसको हम लोग न्यूक्लियाइड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अलग अलग जीवों में बात करेंगे तो इसमें ये स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, सब में नहीं होता। अलग अलग इसके इसी ग्रुप के अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म में देखना चाहेंगे तो ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। DNA जो होगा, DNA इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अगर DNA को अगर देखना चाहेंगे तो सभी ऑर्गेनिज्म में इसको देखने को नहीं मिल सकता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नॉट फाउंड दिस टाइप। ठीक है। यहाँ पर DNA क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ मिला हुआ, इसलिए इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। बाकी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि ऐसे DNA न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो ऐसा इसमें है नहीं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अगर देखना चाहेंगे तो DNA आपको डिफरेंट तरीके से आपको देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा, तो इस तरह से देखने को नहीं मिलता है। मोनेरा को अगर हम क्लासीफाइड करते हैं 2 भागों में, तो एक होता है आर्कीबैक्टीरिया एक बोलते हैं, और दूसरा जो होता है, या इसको हम लोग दूसरे नाम से अगर बात करें तो आर्किया भी कहते हैं, आर्किया के नाम से भी जानते हैं। जबकि दूसरा अगर ग्रुप की बात करें मोनेरा में तो दूसरा जो होता है जिसका नाम है यू बैक्टीरिया, यह वास्तव में रियल मायने में ये ट्रू बैक्टीरिया होता है। या रियल मायने में अगर बैक्टीरिया कोई है तो ये ट्रू बैक्टीरिया होता है। तो एक मोनेरा को क्लासीफाइड जब करते हैं तो 2 भागों में क्लासीफाइड होता है, एक आर्क बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। आर्क बैक्टीरिया को हम लोग आर्किया के नाम से जानते हैं, जबकि यू बैक्टीरिया रियल मायने में ट्रू बैक्टीरिया होता है। ठीक है।
जितने भी अधिकांश तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोनेरा से बिलोंग करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया बिलोंग्स टू मोनेरा। अधिकांश बैक्टीरिया आपको मोनेरा से देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस है। अपवाद क्या है कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होता है यह, इसको अगर आप देखना चाहेंगे, यह ब्लू ग्रीन अलगी होता है, ब्लू ग्रीन अलगी। और ब्लू ग्रीन अलगी के पास ये सबसे पहला गुण है, दुनिया में पहला ऐसा अलगी जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है। तो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होने की वजह से यह प्लांट के क्राइटेरिया में आ जाता है, अर्थात ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसलिए साइनोबैक्टीरिया को हम बैक्टीरिया नहीं मानते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि साइनोबैक्टीरिया वास्तव में बैक्टीरिया है या नहीं है, तो साइनोबैक्टीरिया रियल बैक्टीरिया नहीं है, ये ब्लू ग्रीन अलगी के अंतर्गत आता है और ये प्लांट में आ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक करने की कैपेसिटी होती है। बैक्टीरिया की बात करेंगे, जो बैक्टीरिया हम लोग देख रहे हैं, तो उस बैक्टीरिया की अगर बात करेंगे तो बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया को हम लोग जो है जीवाणु के नाम से जानते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कहे या इसको जीवाणु कहे, जीवाणु के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। जीवाणु आपके शरीर में कई तरह के रोग पैदा भी कर सकते हैं, कई जीवाणु आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं, कई जीवाणु आपके लिए हार्मफुल भी है। तो इन्हीं बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया का खोज कौन किया, डिस्कवर करने का जो काम किया गया या खोज किया गया वो कब किया गया, तो डिस्कवर जो किया गया इसका 1676 में, 1676 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिनका नाम था एंटोनी लीवेनहुक नाम का व्यक्ति ने सबसे पहले बैक्टीरिया का खोज करने का काम किया, डिस्कवर करने का काम किया। कब? 1676 में। तो बैक्टीरिया को डिस्कवर करने की जो जिम्मेवारी है उन पे ही जाती है। इसलिए ये महानुभाव को एंटोन लीवेनहॉक को हम लोग जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं। मतलब जीवाणु विज्ञान के अगर पिता की बात करेंगे तो लीवेनहॉक साहब जो है वह जीवाणु विज्ञान के पिता के रूप में जाना जा सकते हैं और इन्होंने 1676 में सबसे पहले इसके बारे में खोज करने का काम किया। तो बैक्टीरिया, चूंकि इसमें दोनों तरह की चीज़ें हो गई, आर्क बैक्टीरिया के बारे में भी बात कर लिए कि आर्क बैक्टीरिया क्या होता है, तो ये इसके अंदर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है। दूसरा यू बैक्टीरिया है जो रियल मायने में ट्रू बैक्टीरिया होता है। मोनेरा का और गुण की अगर हम लोग बात करें कि मोनेरा में और क्या क्या है, तो मोनेरा में जो अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन या बैक्टीरिया के अंदर ही, चूंकि मोनेरा के अंतर्गत ही बैक्टीरिया आते हैं, तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन यह डिवीजन माध्यम से कर सकता है, मतलब सेल डिवीजन की प्रक्रिया। और सेल डिवीजन किस में आता है तो आप पता ही है, एसेक्सुअल के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। एक प्रोसेस होता है एस्पोरुलेशन, बीजाणुधनन, उस माध्यम से भी यह भी एसेक्सुअल का ही प्रोसेस है, तो इस माध्यम से भी यह रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो मोनेरा जो है रिप्रोडक्शन का दो माध्यम है, या डिवीजन के थ्रू या एस्पोरुलेशन के थ्रू कर सकता है। अब इसका कह सकते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये भोजन जो है प्राप्त जो करता है वह किस तरह से करता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब भी बात करेंगे तो इसमें दो बातों पे याद रखना है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो सन के लाइट के प्रेजेंस में फूड बनाने का काम करता है, और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। तो दो तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे तो अभी आपने पढ़ा है किसके बारे में, ब्लू ग्रीन अलगी के बारे में। ये ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, ये ट्रू बैक्टीरिया नहीं होते हैं। और जबकि हेट्रोट्रॉपिक की बात भी करेंगे तो हेट्रोट्रॉपिक में अभी जस्ट आपने पढ़ा है जितने भी तरह की बैक्टीरिया हैं लगभग वो सारे बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाएंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों तरीके से हो सकता है, स्वपोषण मतलब ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक मतलब पर पोषण। स्वपोषण ब्लू ग्रीन अलगी में होता है और दुनिया का पहला ऐसा जो कह सकते हैं जिसमें फोटोसिंथेटिक जो गुण है। और दूसरा है तो ब्लू ग्रीन अलगी में कौन आया था, तो साइनोफाइसी के बारे में हम लोग देखे थे। और बैक्टीरिया, बाकी बैक्टीरिया जो है जो इस तरह के चीज़ों को करते हैं। तो ये बातें हो गई
इतना सारा। अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया का और क्या क्या चीज़ है। बैक्टीरिया के बारे में तो हम लोग देखे हैं कि बैक्टीरिया की अगर मोनेरा का गुण है कि मोनेरा यूनिसेलुलर होता है या इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो स्वाभाविक बात है कि बैक्टीरिया इसी से बिलोंग करता है, तो यही कैरेक्टर बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद होंगे। इसके अंदर भी ये भी यूनिसेलुलर होंगे और इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होंगे। ठीक है, एक और चीज़ बैक्टीरिया में सामने आती है कि यह किसी भी जगह पे प्रेजेंट रह सकता है। अगर कोई भी जीव किसी जगह पे प्रेजेंट रहता है तो उसके इस नेचर को हम लोग बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होगा सर्वत्र मौजूद होगा। बैक्टीरिया किसी भी जगह पर मौजूद रहने की क्षमता इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि जहाँ भी रहेंगे दुनिया में जो भी चीज़ है उसके अंदर कार्बन की मात्रा विद्यमान होती है और कार्बन की मात्रा के आधार पे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितना साल पुराना है। तो कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर कार्बन की मात्रा होता है और ये कार्बन की वजह से मतलब हर जगह इसकी प्रेजेंस या उपस्थिति देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ इसको आप देख सकते हैं, तो बैक्टीरिया को अगर आपको देखना है तो मिट्टी में आप देख सकते हैं, और कहाँ देख सकते हैं, पानी के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, और कहाँ हो सकता है, तो ये एनिमल जानवरों के शरीर के ऊपर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बॉडी के अंदर देख सकते हैं, बॉडी के बाहर देख सकते हैं, तो इनसाइड और आउटसाइड भी देखने को मिल सकता है। तो लोकेशन की बात करेंगे कि बैक्टीरिया कहाँ मौजूद होता है, तो बैक्टीरिया सभी जगह मौजूद होते हैं। अब आगे से आगे बात करते हैं। इसमें बताया गया कि इसका जो बॉडी होता है मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक डीएनए हो गया और दूसरा हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वह खास करके दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक होता है प्रोटीन से मिलके बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के निर्माण करने में प्रोटीन की भूमिका होती है, और दूसरा जो चीज़ है उसका नाम है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मतलब बैक्टीरिया के बॉडी के फॉर्मेशन में प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का जरूरत होता है। डीएनए तो है ही, साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। अधिकांश बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक ही होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जिसके बारे में हम लोग बात किए हैं वह ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और एक अधिकांश बैक्टीरिया के अंदर जो गुण है वह हेट्रोट्रॉपिक है। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे पर निर्भर रहने वाला। और एक होता है जिसमें अभी हम लोग बात किए ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक में क्या हो गया, जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसिस कर सकता हो। जब ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे तो ऑटोट्रॉपिक में भी दो तरह का जो है देखने को मिल सकता है। एक वो ऐसा होता है जिसमें केवल उसको लाइट चाहिए और वो अपना फूड का सिंथेसिस कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। और अगर हम लोग बात करेंगे कि तो दूसरा होता है केमो ऑटोट्रॉपिक। केमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो दो तरह के बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक हो गया केमो ऑटोट्रॉपिक। ये चीज़ें हो गए। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब हो गया वो बैक्टीरिया जो मुख्य रूप से सड़े गले हुए जगहों पर मौजूद होता है, उसको हम लोग सेप्रोफाइटिक के नाम से जानते हैं। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है, तो एजोबैक्टर बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, ये सब जो है एजोबैक्टर बैक्टीरिया, एजोबैक्टर, माइको, ठीक है, बैक्टीरिया, इस तरह के जो है जीव जो है बैक्टीरिया के अंतर्गत आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया में इन दोनों का नाम याद रख सकते हैं, एजोबैक्टर और माइकोबैक्टीरिया के रूप में। अब रिप्रोडक्शन के माध्यम की बात किया तो रिप्रोडक्शन जो है मोनेरा के अंदर डिवीजन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपना रहा था, जबकि अब यहाँ देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है रियल में अगर बैक्टीरिया है तो वह किस तरह से अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। कमेंट कर दीजिएगा सब लोग, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर होता है किसी टॉपिक को समझने में या किसी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने राय को शेयर करेंगे, जिससे हम आगे इम्प्रूव कर सके, सुधार कर सके। चलिए आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जनन की बात करेंगे, तो बैक्टीरिया में
मुख्य रूप से अगर बात रिप्रोडक्शन होता है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब यह मुख्य रूप से अलैंगिक जनन के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ाने का काम करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेस आता है, एक का नाम है कंजुगेशन, एक का नाम है कंजुगेशन के माध्यम से। कंजुगेशन होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं संयुग्मन के नाम से जानते हैं। संयुग्मन का मतलब क्या होता है कि जब दो सेल अपने चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं या दो सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। अगर मान लीजिए कि एक सेल यहाँ है, दूसरा सेल यहाँ है और इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल है, तो ये दोनों अपने आप में एक्सचेंज कर लेते हैं जेनेटिक मटेरियल को, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन। तो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है कंजुगेशन, इसके माध्यम से दो सेल 1 और सेल 2 अपने से दूसरे में और दूसरे से अपने में चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, इस प्रक्रिया को कंजुगेशन कहते हैं। दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं रूपांतरण इसको हिंदी में कहा जाता है। इसमें क्या होगा, तो रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है इसमें बाहर के डीएनए को खुद में परिवर्तित कर देते हैं। अगर कोई बाहर में के जीवों का डीएनए है और अब इसके अंदर डीएनए है तो इसमें परिवर्तित करने का काम कर लेगा, तो ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बाहर के डीएनए को खुद में परिवर्तित कर लेना, बदल लेना, ऐसी प्रक्रिया को ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अब बैक्टीरिया जो है, चूँकि इस पृथ्वी पे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर कई क्लासेज हैं, कई चीज़ है। तो बैक्टीरिया जो है कई चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकता है। बैक्टीरिया जो है प्रोडक्शन करने में भी आगे है। कौन कौन चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकता है, तो बैक्टीरिया जो है मुख्य रूप से अमोनिया का प्रोडक्शन कर सकता है। इसके अलावा मीथेन का प्रोडक्शन कर सकता है, मीथेन का प्रोडक्शन कर सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकता है। इसके अलावा सल्फाइड का प्रोडक्शन कर सकता है। इसके अलावा जो है एमिनो एसिड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इतना चीज़ों का जो है बैक्टीरिया के अंदर क्षमता है प्रोडक्शन करने, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, सल्फाइड और एमिनो एसिड। इस बेसिस से बैक्टीरिया को हम लोग 3 भागों में क्लासीफाइड करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया को मुख्य रूप से 3 भागों में इस प्रोडक्शन क्षमता के बेसिस पे 3 भागों में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है मिथेनोजेंस, पहला का नाम है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस का नाम से ही क्लियर पता चल रहा है कि मीथेन प्रोडक्शन करने वाला बैक्टीरिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मिथेनोजेन हो गया। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनो बैक्टीरिया। मिथेनो बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मीथेन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, मीथेन गर्म गैस है और धान के खेतों में मुख्य रूप से मीथेन आपको मिल जाता है। ये इसके अलावा जो है दूसरा होता है थर्मो एसिडोफिल्स। दूसरा चीज़ है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से थर्मो एसिडोफिल्स है, ये बहुत ज़्यादा एडेप्टेबल होता है हीट में, एटमॉस्फेयर में, मतलब इसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। हीट है या एटमॉस्फेरिक अगर टेम्परेचर अगर चेंज हो जाएगा तो इस तरह के बैक्टीरिया को हीट से या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि यह इन चीज़ों में अपने आप को एडेप्ट करने में सबसे बड़ा क्षमता होता है। इसलिए इसका नाम ही रखा गया है थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, और फिल्स दोनों चीज़ों को ज़्यादा टेम्परेचर को भी झेल सकता है, ज़्यादा एसिडिक मीडियम में भी झेल सकता है, इसलिए इसका नाम हो गया थर्मो एसिडोफिल्स। इसमें आता है सेल्फोलोबुलस नाम का जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर यह गुण पाया जाता है। एक है हेलोफाइल्स। तीसरा जो बैक्टीरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइल्स बैक्टीरिया होता है। इसका जो सबसे बड़ा गुण है, हेलोफाइल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो यह एसिड मीडियम में मुख्य रूप से आता है, इसलिए इसको हम लोग हेलोबैक्टीरियम के नाम से जानते हैं। हेलोबैक्टीरियम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं और इसको हम लोग हेलोफाइल्स के नाम से जानते हैं। तो 3 तरह की चीज़ें हो गया बैक्टीरिया में, मेथनोजेन, थर्मो एसिडोफिल्स और हेलोफाइल्स। इसमें हेलोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो लिक्विड मीडियम में सर्वाइव कर सकता है, मतलब कुछ बैक्टीरिया को आप अगर लिक्विड मीडियम में रख दीजिएगा तो लिक्विड मीडियम में भी सर्वाइव करने की क्षमता होती है। और ये सर्वाइव इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके पास एक चीज़ होता है जिसका नाम है फ्लैजिला। फ्लैजिला वही ऑर्गन होता है जिसके माध्यम से बैक्टीरिया अपने जगह को बदलता है या मूवमेंट करता है।
तो मूवमेंट करने की क्षमता अगर हो गया तो ये पानी में रहने में सक्षम हो सकता है। तो बैक्टीरिया लिक्विड माध्यम में भी अपने आप को तैयार करके रखने की क्षमता रखता है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का बात करेंगे। आर्थिक रूप से बैक्टीरिया आपके लिए किस तरह से फायदेमंद है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो पहला चीज है कि फॉर फर्टिलिटी ग्रो, पहला पॉइंट जो आता है फॉर फर्टिलिटी ग्रो। मिट्टी के अंदर हम जानते हैं कि जो खास करके लेगुमिनियस प्लांट होता है, लेगुमिनियस प्लांट है, और वो प्लांट जो आता है वो पल्स प्लांट होता है, जिसको हम लोग लेगुमिनियस प्लांट कहते हैं। तो पल्स प्लांट जो होता है उसके जड़ में गांठ पाया जाता है, ठीक है, नोड्स पाए जाते हैं। उस नोड्स में ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से मौजूद होते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं है जो नाइट्रोजन को पूरी तरीके से तोड़ सके। दाल के पौधे में जो जड़ में जो पाए जाते हैं राइजोबियम, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन को तोड़ते हैं, जिससे मिट्टी को पुनः नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता या उर्वर शक्ति बनी हुई रहती है। यही कारण है कि प्रत्येक जो अन्न फसल होता है उसके बाद हम लोग दलहन फसल लगाते हैं, जिससे मिट्टी में जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस की जो मात्रा है वह पुनः पूर्ति हो सके। तो ये लेगुमिनियस प्लांट हो गया, और ये फर्टिलिटी ग्रो करने के लिए ये जरूरी होता है। कौन सी बैक्टीरिया है जिसका यूज होता है, जिसका नाम हो गया राइजोबियम। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये खास करके दाल के पौधों के जड़ में पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गया कि यह बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गया कि फर्टिलिटी ग्रो करने के लिए ये बैक्टीरिया कामयाब होते हैं। दूसरा अगर बात करेंगे तो दूसरा हो गया मिल्क प्रोडक्शन। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो मिल्क कर्ड प्रोडक्शन या कर्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो अगर मिल्क आपके पास है तो मिल्क से आपको कर्ड की ज़रूरत है। दूध से अगर आपको दही बनाना है तो दूध से दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है वह है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया जो है खास करके दूध से दही में कन्वर्ट करने का काम करता है, क्योंकि इसके पास एक खास तरह की एसिड होता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। इससे दवाइयाँ भी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं विजिलैक्ट। विजिलैक्ट नाम का दवा जो है इससे बनाया जाता है, जो कि दही में जो पाई जाने वाला बैक्टीरिया है वही इसके अंदर पाया जाता है। तो कर्ड फॉर्मेशन में दही बनाने के लिए ये जो है बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो दो चीज़ हो गया। इसके अलावा फॉर ऑर्गेनिक नेचर, तीसरा अगर बात करेंगे तो फॉर ऑर्गेनिक मेन्योर, ठीक है, उर्वरक के रूप में भी बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग जैसे हम लोग मेथेनोजेंस, मेथेन का जो प्रोडक्शन करने वाला जो हो गया, मेथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया हो गया, ये खास तरह की एक ऐसी बैक्टीरिया है जो मेथेन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया आपको कहाँ होगा, तो आप क्या करते हैं कि जानवरों का जो गोबर होता है उसको आप वर्षों तक सुखा देते हैं। उसके अंदर की नमी को चले जाने के बाद जब खेतों में आप उसको देते हैं तो उससे ऑर्गेनिक फर्टिलिटी ग्रो करता है। वहाँ पर भी बैक्टीरिया का यूज आपको देखने को मिल जाता है। तो तीन बात हो गया। चौथा बात की अगर हम लोग बात करते हैं कि चौथा क्या है इसका, तो चौथा पॉइंट अगर है फॉर क्लिनिफिकेशन। क्लिनिफिकेशन का मतलब हो गया साफ सुथरा करने में। साफ सुथरा का मतलब हो गया कि अगर आप चाहते हैं क्लिनिफाई करने में तो कुछ बैक्टीरिया आपको ऐसे मिल जाएंगे जो क्या कर देंगे, खास करके जो डिटर्जेंट के रूप में काम करते हैं। डिटर्जेंट क्या करता है, जैसे आप कपड़ा में डिटर्जेंट का यूज करते हैं तो कपड़ा को साफ कर दिया जाता है, उसी तरीके से कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो डिटर्जेंट के रूप में काम करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये डिटर्जेंट के रूप में काम करने का काम करते हैं जो आपकी आंत में या जानवरों की आंत में पाए जाते हैं। तो ये खास करके क्लिनिफिकेशन के रूप में कर सकते हैं, या इसको डिटर्जेंट के रूप में कहें, या इसको हिंदी में अपमार्जक के रूप में कहें तो गलत नहीं होगा। ये मुख्य रूप से पाए कहाँ जाते हैं, तो एनिमल के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं,
और एनिमल के बॉडी के अंदर चीज़ों को क्लीन करने का काम करते हैं। चौथा बात हो गया। पांचवा बात अगर करेंगे कि किस तरह से बैक्टीरिया यूज है, तो फाइबर रेटिंग का मतलब हो गया रेशा जो होता है, फाइबर जो होता है उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करने में, फाइबर की गुणवत्ता जो होता है उसको निर्धारित करने में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपमार्जक के रूप में जिस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है उसको नाम है स्यूडोमोनास नाम का बैक्टीरिया जो है उसका यूज अपमार्जक के रूप में किया जाता है। जबकि फाइबर के रूप में अगर बात करेंगे तो फाइबर के रूप में जो बैक्टीरिया है उसका नाम है कोलेस्ट्रीडियम और क्या स्यूडोमोनास इसमें भी है, स्यूडोमोनास। ये दो ऐसे हैं जो खास करके क्या करते हैं कि कंफर्म करते हैं कि कौन सा रेशा किस तरह का है, क्योंकि ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से स्टीम में पाए जाते हैं, तना में पाए जाते हैं, जिससे आप मतलब फाइबर प्राप्त करते हैं, उसके लीफ में पाए जाते हैं। ठीक है, और इन जगहों पर स्मूथ टिश्यू होता है और स्मूथ टिश्यू में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये सरफेस को सेपरेट करने का काम करते हैं। इससे पता चलता है कि ये जो रेशा है वो किस तरह का होगा। तो रेशों की गुणवत्ता क्वालिटी को पता करने में इस बैक्टीरिया का यूज होता है। छठा बात अगर हम लोग करेंगे तो सबसे ये है क्यूरिंग ऑफ टी कॉफ़ी। आप चाय पीते हैं या आप कह सकते हैं कि चाय और कॉफ़ी उपचार में कई बार चाय में बहुत ज़्यादा कड़वाहट हो सकती है, तो कड़वाहट जो होता है बिटरनेस, तो बिटरनेस जो होता है बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है कॉफ़ी में। ठीक है, और इस बिटरनेस अगर बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा तो इसके अंदर बिटरनेस ज़्यादा रहेगा, कड़वाहट ज़्यादा रहेगा, तो उसको ये बैक्टीरिया रिड्यूस करने का काम करता है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इसका भी आप नाम रख सकते हैं कि यह क्या कर सकता है, चीज़ों को कॉफ़ी और टी के जो बिटरनेस होता है उसको यह कम करने का काम करता है। तो 6 पॉइंट पे हम लोग बात कर लिए हैं। अब बात आता है 7वां पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी कुछ बैक्टीरिया जो है वो यूज किया जाता है। जैसे एजिथ्रोमाइसिन के निर्माण में स्ट्रेप्टोकोकस यूरेथ्रोइड का यूज किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रेविसियन का यूज यूज किया जाता है, स्ट्रेप्टोडियम के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। किण्वन के माध्यम से एंटीबायोटिक के निर्माण करने में खास करके बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो एंटीबायोटिक के निर्माण के लिए, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक के निर्माण में दो जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, तो पहला का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसियस और दूसरा जो है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस थ्यूरिथ्रोइड्स। ये दो ऐसे बैक्टीरिया है जिसका प्रोडक्शन किण्वन के माध्यम से किया जाता है। अब तो ये हो गया कि बैक्टीरिया का किस तरह का यूज है, बैक्टीरिया किस तरह से फायदेमंद है उसको देख लिए हैं। बैक्टीरिया किस तरह से हार्म करता है इस पे बात करते हैं कि बैक्टीरिया हार्म जो है आपकी बॉडी को किस तरह से करता है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। इस चैप्टर से पिछले दिनों में हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखा है, तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का अगला रहेगा बैक्टीरिया से रिलेटेड चीज़ों को देखना है, तो एक एक करके हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो हार्म्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हार्म्स क्या होता है, हार्म्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे कि बैक्टीरिया आप किस तरह से नुकसान करता है। तो पहला अगर नुकसान की बात करेंगे तो फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग का मतलब हो गया भोजन में विषाक्तता। भोजन में विषाक्तता में यह क्या करता है, ये बैक्टीरिया हार्म करने का काम करता है। इसके लिए जो विषाक्तता के लिए जो जरूरी बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनियस। क्लस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनियस।
एक बैक्टीरिया है जिसका यूज किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस, ये दो बैक्टीरिया है, ये दोनों मिलकर फूड को पॉइजन बना देते हैं, जहर बनाने का काम करते हैं। तो इन दोनों बैक्टीरिया का नाम आपको याद रहना चाहिए कि कौन से बैक्टीरिया फूड को जहरीला बना देता है। दूसरा होता है डीनाइट्रिफिकेशन। अब इससे पहले आपने यूजफुल में देखे थे कि बैक्टीरिया जो है वह हम लोग के लिए फ़ायदेमंद था, नाइट्रिफिकेशन करता था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दो बैक्टीरिया है, एग्जाम्पल याद रखेंगे, थायरोबैसिलस एक हो गया और दूसरा हो गया माइक्रोबैसिलस। ये दो ऐसे बैक्टीरिया होता है जो मिट्टी में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, और सॉइल में पाए जाने के बाद यह नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया को, नाइट्रेट को और नाइट्रोजन को, अमोनिया को, नाइट्रेट को, नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करके बदल देता है, ठीक है, अमोनिया यौगिक के रूप में। अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्रोजन, ये तीनों चीज़ों को जो होता है स्वतंत्र गैस होता है, इसको परिवर्तित कर देता है नाइट्रोजन गैस के रूप में। ये सब सॉलिड में होते हैं, इसको यह गैस में कन्वर्ट कर देने का काम करता है, जिसके वजह से मिट्टी की जो गुणवत्ता होता है या नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और इस तरह से मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाता है, और जिसकी वजह से प्लांट को ग्रो करने में दिक्कत होता है। एक होता है विसल्फरीकरण, या इसको हम लोग कह सकते हैं डाइसल्फिडियम, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एक डाइसल्फाइड वेब्रियो नामक जीवाणु होता है जो सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में परिवर्तित करता है। इसका मेन काम हो गया सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट करने का काम ये करता है। तो ये तीन तरह के बैक्टीरिया जो है ये मुख्य रूप से आपके लिए हार्मफुल है। अगर हम डिजीज की बात करें, बीमारी की बात करें शरीर में, तो शरीर में कई सारा ऐसा बीमारी है। सबसे पहले ह्यूमन में ही देख लेते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सा बीमारी होता है। तो एक बीमारी होता है हैजा जो बीमारी होता है, या विवेरियो कॉलेरा के नाम के वजह से होता है, ठीक है। जहाँ पर गंदा पानी होगा, दूषित पानी होगा, जैसे बाढ़ के इलाका के क्षेत्र में लोगों को गंदा पानी पीने की वजह से हैजा जैसी समस्या देखने को मिलता है, ठीक है। लिप्रोसी होता है, लिप्रोसी, या इसको हम लोग कुष्ठ कहते हैं। कुष्ठ के बीमारी में भी माइकोबैक्टीरियम का यूज जो होता है, माइकोबैक्टीरियम का यूज किया जाता है। तो ये जो है ये हम आपके बॉडी में माइकोबैक्टीरियम लिपेरी इसको बोलते हैं, लिपेरी का यूज किया जाता है, और ये आपके शरीर में ये भी एक बैक्टीरिया है जो हार्म कर सकता है। एक होता है तपेदिक हम लोग बोलते हैं टीबी को, और टीबी में जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरिया है, और ये आपके बॉडी के अंदर टीबी के बीमारी के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो ये ह्यूमन के बारे में हो गया। अगर हम प्लांट के बारे में बात करें कि प्लांट में ये बैक्टीरिया क्या यूज करता है, तो प्लांट में जो है, प्लांट में भी यह बीमारी प्रोडक्शन करने का काम बैक्टीरिया जो है करते हैं। कौन सी बीमारी का? तो एक आलू में होता है सिथला रोग, या ये स्यूडोमोनास की वजह से आलू में होता है सिथला बीमारी होता है। स्यूडोमोनास सोलेनेसियम के वजह से होता है, और ये प्रोडक्शन करने बीमारी का प्रोडक्शन प्लांट में करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अलग अलग बैक्टीरिया है जिसका जो अलग अलग चीज़ों में जो है बीमारी प्रोडक्शन करने का काम करता है। अगर फ्रूट की बात करेंगे, फल में, तो फल में भी ये बैक्टीरिया जो है छोड़ते नहीं हैं, फल को भी नुकसान करते हैं, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफोरम जो होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरम, ये खास करके ऐसे बैक्टीरिया है जो फल के अंदर भी बीमारी प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। तो ये चीज़ें हो गए। अब आप एक चीज़ और देखना है, सबसे छोटा जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। इसके बारे में देख लेते हैं।
सबसे पहला चीज़ है कि ये स्मॉलेस्ट होता है, बहुत छोटा होता है, एक बात। दूसरा होता है कि ये बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में है। इसके अंदर सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होता है, अपना जनन खुद कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर डेवलपमेंट किसका किसका होता है, तो डेवलपमेंट इसके अंदर जो होता है, डेवलपमेंट इसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। राइबोसोम का डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जो है वो फॉर्मेशन होता है। ये सारा चीज़ इसके अंदर पाया जाता है। इसको जेनेटिकली हम लोग, जेनेटिकली अगर बात करेंगे तो इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है मोलिक्यूटस। मोलिक्यूटस, यहाँ पर मोली जो होता है इसका मतलब होता है सॉफ्ट, और क्यूटस का मतलब होता है स्किन। इसका स्किन जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग मोलिक्यूटस के नाम से भी जानते हैं। मोलिक्यूटस के नाम से इसके पास जाते हैं। इसके पास सेल वाल जो होता है वो लैक होता है, मतलब सेल वाल, इसमें सेल वाल का अभाव होता है, ठीक है। यह कोई भी इफेक्ट नहीं करता है एंटीबायोटिक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। माइकोप्लाज्मा जो होता है एक तरह का पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक का मतलब हो गया कि वैसे जीव जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और क्या है, सेप्रोफाइटिक है, सड़े गले हुए चीज़ों पर भी ये निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये छोटा होता है, इसके अंदर लैक होता है O2 का। O2 इसके मात्र बॉडी के अंदर पूरी तरीके से नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति ने इस पर काम किया, जर्म स्टेन नाम का व्यक्ति ने इस पर ऑब्जर्वेशन करने का काम किया। जर्म स्टेन, इसके स्टेन पे काम करने का काम किया। वो डेनमार्क के रहने वाले थे, उनका नाम था हेंस क्रिश्चियन जर्म। तो इन्होंने इस पर काम करने का काम किया, और इसके ऑब्जर्व करने के बाद इसको फिजिकल तरीके से, फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके से इसको ऑब्जर्व किया। फिजिकल और केमिकल तरीके से देखने को काम किया। तो फिजिकल तरीके से भी ये मौजूद था और केमिकल तरीके से। इसके अंदर दो कलर प्रोड्यूस कर रहा था। इसके अंदर जो है दो कलर प्रोड्यूस कर रहा था। एक जो कलर था वो बैगनी कलर था, और दूसरा जो कलर था बैगनी कलर था, और दूसरा जो कलर दिखा गया था वो गुलाबी कलर था। दो कलर के रूप में यह देखने को मिला था। बैगनी कलर जो होता था उसको ग्राम पॉजिटिव नाम रखा गया, और गुलाबी कलर को ग्राम निगेटिव के रूप में जाना गया। तो इस तरह से ये सारी बातें हो गई। ब्लू ग्रीन अलगी जो होता है इसको हम लोग साइनोफाइटा भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो दो तरह की चीज़ों को हम लोग पहले भी देखे हैं। सेल्फ एनर्जी प्रोडक्शन करने का काम करता है, फोटोसिंथेटिक होता है, पैडी धान के खेतों में देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें ब्लू ग्रीन अलगी में आता कौन कौन है, तो एस्पुरुलिना, एस्पुरुलिना का नाम सुने होंगे, तो वो इसमें आता है, ठीक है। नोस्टक, एनाबीना, नोस्टक, एनाबीना, ठीक है। ऑसिलेरिया, ठीक है, ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया। तो इस तरह के जो है जीव इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टोटल मिला के बैक्टीरिया के बारे में इतना सारा बात हम लोग देख लिए हैं। अब कल के क्लास में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में दो तरह के ऑब्जेक्टिव देंगे। एक तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया कंप्लीट, दूसरा आपका बैक्टीरिया हो गया कंप्लीट, या यूँ कहे कि मोनेरा हो गया कंप्लीट। तो इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव पे पिछले अगले आने वाले क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल क्लास होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल उसी क्लास को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या क्या समझे, क्या क्या प्रॉब्लम आया, किस तरह की क्या क्या अच्छा लगा, इन सारी बातों को कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में।